नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है मिसाल बेमिसाल और हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद हैं। जीवन चंद्र जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लकड़ी की कारीगरी में बहुत माहिर हैं। और वो लकड़ी जो है वो चीड़ की लकड़ी है। चीड़ की जो खाल होती है, जिसको हम कुमाऊनी में, पहाड़ी में बगेट कहते हैं, उससे वो बहुत तरह की कलाकृतियां बनाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हुनर उनके अंदर हैं और दोनों पैरों से वह विकलांग हैं। बचपन से ही उनको पोलियो हो गया था, तो चल फिर नहीं पाते हैं। उसके बावजूद भी उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो तमाम जगहों से अपने सर उठाती रहती है। बहुत सारे काम वो करते हैं बगेट के अलावा भी। तो आज उनसे बात करते हैं कि कैसे इस कलाकृति तक वो पहुंचे हैं, क्या क्या वो बना रहे हैं, कितना कठिन ये काम है और कैसे इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है और सरकार के तय इसमें क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जीवन चंद्र जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जोशी जी, पैर आपके नहीं हैं और आपने बताया कि 28 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं थे, फिर थोड़ा ऑपरेशन के बाद अभी आप बैसाखी के सहारे चल पा रहे हैं। थोड़ा सा बचपन के बारे में आप बताइए पहले कि कैसा था बचपन। मेरा जन्म अल्मोड़ा में हुआ और दुर्भाग्य से करीब 2.5 साल की अवस्था में मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो के होने के उपरांत चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो मैं घिसट के ही मैंने अपना समय व्यतीत किया। घर परिवार पढ़ा लिखा था, अच्छे सब घर के सभी लोग स्कूल जाने वाले थे, तो उन्हीं के सानिध्य में मेरी शिक्षा घर से ही प्रारंभ हुई। मेरे बड़े भाई कुमेश जोशी, जो अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे अपने कंधे में बैठाकर 5वीं की परीक्षा दिलाई। ये आपने अल्मोड़ा में कौन से स्कूल से 5वीं के? अल्मोड़ा में नॉर्मल स्कूल से मैंने 5वीं की कक्षा प्राप्त की। अच्छा। और मैंने मार्केट का रूप कभी देखा ही नहीं था। यदा कदा कभी यही भाई साहब जब आते थे, जैसे नंदा देवी का मेला है या ये है, तो उसमें कुमाऊनी जो वहाँ पर हुआ करता, मेट हुआ करता, तो कंधे में बैठा करके उन्होंने मुझे अक्सर मार्केट उन्होंने घुमाया जी। उस वक्त तो 5वीं कक्षा में भी बोर्ड हुआ करता था। तो उस समय ड्यूटी एग्जाम देना पड़ता था। तो क्या उसके बाद धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता रहा। घर के ही अंदर पढ़ाई लिखाई अपनी चलती रही। जो घर के स्कूल से बच्चे सब लोग सीख के आते थे, उन्हीं के साथ बैठ करके सीखते, अक्सर ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाई बहन कितने रहे आप? मेरे भाई साहब, एक आप? मेरे हम 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। वो सभी लोग स्कूल से आकर के साथ बैठ कर करते थे, तो अब मैंने भी उन्हीं लोगों के साथ वो सीखा। पोलियो होने के कारण मैं बाहर तो जा नहीं सकता था, तो घर के ही अंदर सीखा। पिता जब रिटायर होकर के आए तो उन्हीं के सानिध्य में मैंने ज़्यादा समय व्यतीत किया। उनके साथ मेरा अच्छा समय व्यतीत किया। उन्होंने मुझे हमेशा कुछ करने की प्रेरणा दी। वो खाली बैठने से नाराज हो गए थे। उनके अलग अलग टैलेंट थे। होम्योपैथिक में मास्टरी थी, मैथ्स में मास्टरी थी और क्राफ्ट के अंदर में उनकी काफ़ी अच्छी मास्टरी थी। अच्छा। वो किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ जोड़ करके कुछ ना कुछ बना देते थे, जो कि लगता था कि हाँ ये कोई चीज़ है, जो व्यर्थ पड़ी हुई चीज़ थी उनसे बना देते थे। तो वही चीज़ दिमाग में शुरू से आते रही और बनाने को प्रेरित भी करते रहते थे। फूलों की मालाएं हम जब बचपन में हमारा हुआ था, तो दीपावली में हमने बाजार से कभी फूल की मालाएं नहीं खरीदी। वो हमेशा 1 महीने पहले हम बैठ करके फूल की मालाएं बनाया करते थे। तो वही चीज़ सारी दिमाग के अंदर चलते रही और एक जगह स्टोर होती रही। 28 वर्ष की अवस्था में जब बड़े भाई की नौकरी दिल्ली लगी, तो सर्कमस्टांस कुछ ऐसे बने कि एक बार चेकअप करा लिया जाए। किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से चल के आया। तो तब तक आप केवल रैंक कर, बस तब तक मैं घर के घिसट के ही अंदर रैंक करके चलता था। आपका केवल आपकी दिल्ली और थोड़ा सा अपने घर के ऊपर सड़क में मैं कभी चला जाया करता था जी। तो इसी तरह से अपना हो गया। जब चलने के बाद जब मैं अपने शहर में निकला, तो कुछ लोगों के साथ मेरा परिचय हुआ, कुछ दोस्त बने। धीरे धीरे करके मैंने चलना मतलब बैसाखी के सहारे बैसाखी के सहारे ही मैं चलता था। आपके पैरों का? मेरे दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ। दोनों पैर का ऑपरेशन के घुटने तोड़ने के बाद उन्होंने उसको सीधा किया हुआ है। मेरे जॉइंट्स जो थे उनको फ्रैक्चर करके उन्होंने वापस उनको सीधा किया। चलने तो लगा। चलने के बाद जब मैं आया तो मैं शिक्षा के लिए प्रयास किया। तो एक्स स्टूडेंट की हैसियत से मैंने GIC में एक्स स्टूडेंट की हैसियत मैंने 2 साल वहाँ पर मैंने पढ़े। अच्छा, हाई स्कूल के 2 साल मैंने पढ़े और वहाँ से मैंने हाई स्कूल का एग्जाम दिया। हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद
उम्र तो हो चुकी थी, तो कुछ ऐसा लगा कि क्यों ना दिमाग में आया कि कुछ अर्न किया जाए। तो पिताजी के द्वारा सिखाए गए रेडियो का जो ज्ञान था, उसे दुकानों में बैठ कर के इधर उधर करने के बाद में थोड़ा बहुत रेडियो ठीक करना थोड़ा बहुत मैं अपना पॉकेट मनी निकालने लगा। उस पॉकेट मनी निकालने के चक्कर में ही कुछ ऐसा रहा कि धीरे 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 करके दिमाग उसी तरफ चले गया। और मैं 1990 में करीब मैंने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली। पोस्ट ऑफिस की एजेंसी लेने के बाद मैंने काम किया और शहर के सभी जगह जाकर के ऐसे उसमें जाकर के जब मैंने काम शुरू किया तो अच्छा मेरे को उसमें रिस्पॉन्स मिला। मैंने काम किया उसी दरमियान क्राफ्ट के लिए भी, और इन चीज़ों के दिमाग में तो ये चलता ही रहता था। तो मेरे एक मित्र संजय बेरी जी से मेरी मित्रता हुई, जो क्राफ्ट के एक बड़े अच्छे हुनरमंद आदमी वो थे, आर्टिस्ट थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। उनके साथ मेरी मित्रता बनी। उन्हीं के साथ प्रारंभ 1-2 स्टेप मैंने उनके साथ सीखने के बाद मैंने खुद का अपना काम शुरू किया। खुद का काम करते रहा, परंतु वो एक ऐसी अवस्था में पड़ा रहा कि मैं काम करता और उसको रख देता, या कहीं टूट रहा था, कहीं उसको संभाल के नहीं रख पाया मैं। उसको मार्केटिंग की नज़र से मैंने उसमें नहीं देखा था। जब मैं हल्द्वानी आया, अपने काम दुकान खोली मैंने, यहाँ हल्द्वानी आया, तो हल्द्वानी आने के बाद मैंने अपना काम यहाँ धीरे धीरे थोड़ा बहुत शुरू किया। तो उसी दरमियान मुझे मेरे एक मित्र और मेरे भाई या मेरे गुरु, तीनों ही कहूँगा उनको मैं, गौरी शंकर कांडपाल जी, वो मेरे को जो कि शिक्षक हैं अपने पेशे से, वो शिक्षक हैं। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया और नतीजन ये हुआ कि मुझे CCRT से 2 साल की फेलोशिप मिली। जी। हम अपने दोस्तों को बता दें कि CCRT जो है वो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये फेलोशिप दी जाती है 2 साल के लिए। पूरे देश भर से इसमें कई सारे लोगों को चुना जाता है, और जो बहुत ही डिफरेंट काम जो करते हैं, उन लोगों को दिया था। और हर साल जो भी कलाकार हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं, उनके लिए हर साल ये फॉर्म भरे जाते हैं कि आप उसमें कोई भी उसमें भाग ले। परंतु CCRT का मैंने एक चीज़ CCRT में देखी कि इतनी निष्पक्षता से वहाँ पर काम मैंने देखा कि इससे मुझे ताजुब हुआ कि मतलब इतने बड़े उसमें संस्थान में ऐसी बात हो। वहाँ का काम जो था बिल्कुल, मैंने अंदर भी जाकर के देखा, मैं वहाँ के लोगों से मिला हूँ, पर्सनली जाकर के मैं उनके साथ में बैठा हूँ, मिला हूँ, डायरेक्टर से तक मैं मिला हूँ, परंतु इतने मृदु स्वभाव के और इतने ईमानदारी से और बिल्कुल निष्पक्ष। ये नहीं कि वहाँ पर कि अगर आपका किसी ओर से सोर्स आ गया तो आपका हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ है वहाँ पर। तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई भी कलाकार, इस तरह का कोई भी कलाकार, हुनरमंद कलाकार है, तो वो CCRT के द्वारा अपनी कला को प्रतिभा दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है और संग्रहित भी कर सकता है। जी। तो फिर ये काम आपको मिला CCRT की तरफ से 2018 से 20 के बीच में आपने ये काम किया है। मेरी कला यात्रा नाम से आपकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, वो शोध जो है। तो तब तक आप क्या क्या काम कर चुके थे? ये बगेट को लेकर मैंने इसी बीच बगेट को लेकर के फिर मैंने CCRT का, जब मुझे तो मेरा गांव जाकर के जो टैलेंट्स था, जो मुझे पता पड़े कि हाँ ये लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन लोगों के डाटा इकट्ठे किए। इन लोगों से मिलने के बाद मैं आया, इन लोगों को आगे लाने का मैंने प्रयास किया कि आप लोग आगे आइए। जो लोग बगेट पे काम कर रहे थे, बगेट पे या अदर्स कोई भी क्रिएटिव वर्क, जैसे ये क्राफ्ट के रूप में जो भी काम करते थे, लकड़ी पे काम करते हैं या चीड़ की पे उसमें काम करते हैं या अन्य किसी विधा में काम करते हैं, उन लोगों को आगे लेकर के चलने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के तहत मैंने कई जगह मैं रानीखेत गया, मैं दौराहाट गया, पिथौरागढ़ गया, मैं आपके भीमताल वाला इलाका पूरा कवर किया, जोलीकोट, नैनीताल, इन लोगों, क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण ज़्यादा तो चल नहीं सकता था, तो पर जितना भी था उतने लोगों में मैंने अच्छे कुछ कलाकारों को अपने साथ चयनित किया। जी। तो अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़े गए हैं? मेरे साथ कम से कम 8 या 9 कलाकार इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब मेरा उद्देश्य ये था कि क्योंकि इस चीड़ की छाल से मैंने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, मंदिर बनाए हैं मैंने, पौराणिक मंदिर बनाए हैं मैंने, मूर्तियाँ बनाई हैं मैंने, अक्षर ज्ञान के लिए मैंने ABCD अ क ये सारे मेरे इससे उकेरे हुए हैं। गांधी जी का चरखा मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में काम कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें मेरा अपना उद्देश्य है कि अपनी बनाई हुई कुछ कलाकृतियों का
जो कि है कि 75 वर्ष हैं, तो 75 ही अपनी कलाकृतियों की एक एग्जीबिशन लगाने का मैं अपना बनाया हुआ है। और मेरा उद्देश्य इसको ट्रेनिंग दे करके इसको एक रोजगार के रूप में स्थापित करना है, कि ताकि कुछ युवा पीढ़ियों को हम इस रोजगार को सिखा करके रोजगार के लिए प्रेरित कर सकें। गांव के अंदर प्रचुर मात्रा पर है, गांव के अंदर हमारी जो संपदा पड़ी हुई है वो इतनी प्रचुर मात्रा पर है कि उसके आकलन हम नहीं कर सकते। आर्टिस्ट की जैसा नज़र से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से कह लीजिए कि सोना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वैसे तो पहाड़ के लिए चीड़ एक सरदर्द सा है, लोग जिस तरह से कहते हैं लोग कि कहते पर तुम मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरी जैसे मैं आपके लिए वो सोना है, मेरे लिए तो क्या कहते हैं देवतुल्य है। क्योंकि 60 साल से 50-60 साल से हम देखते आ रहे हैं कि इतने समय से अंग्रेजों का शासन, आज तक उन्होंने कभी हमको पानी के लिए नहीं तरसाया, कभी वहाँ आबोहवा हमारी खराब नहीं हुई। चीड़ के पेड़ के में क्या कहते के बीचों बीच में हमारा सैनिटोरियम बना हुआ है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पूरे दुनिया के अंदर में विख्यात है। तो चीड़ की हवा क्या जब टीवी के इमेज को वो करती है। और चीड़ के पेड़ की एक चीज बताऊँ, हम आर्टिस्टों के नज़र में, मेरी नज़र में चीड़ की जड़ काम की है, चीड़ का तना इमारती लकड़ी है, चीड़ की छाल जिसपे हम ये विधा अपनाते हैं, चीड़ का फूल जिसके आप ये जगह जगह पे देते हैं, उसका जो अंदर का जो बीज निकलता है, तो आप काबुल के अंदर में एक मिलने वाला फल है चिलगोजा। अच्छा। सेम चिलगोजे के ही की तरह की चीज है, पौष्टिक है, तो उतनी पौष्टिक चीज वो आपको दे रहा है। उसकी पत्तियों को गायों के नीचे बिछाने, गाय के पत्तियों के नीचे बिछाने के लिए पिरूल से क्या कहते हैं, उसकी पत्तियों से पिरूल से जगह जगह आकृतियां बन करके काम हो रही है। उससे बिजली बनाने का काम की बात की जा रही, कोयला बनाने की काम किया जा रही, ईंधन बनाने की काम की जा रही है। बहुत सारे पिरूल प्लांट अभी इस साल काफी लगे हैं। उससे तो वो सिरदर्द क्यों हो गया, क्योंकि मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँगा तो वो कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है कि उन पेड़ों को काट करके उन जो जंगल हमारे हैं उनको वीरान कर दिया जाए और बाहर के लोगों को वहाँ पर बसने के लिए सुविधा हो जाए। तो अभी हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं है कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं और ऐसे उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार भी इस दिशा में अभी बहुत सोच नहीं पाई है, क्योंकि पिरूल प्लांट भी अभी पिछले साल ही लगे हैं, कोविड काल में ही ये सब आइडियाज आए हैं। अगर धीरे धीरे आगे को बहुत सारे अगर आइडिया इसमें आए, अगर सरकार चाहे तो एक ऐसा हब बन सकता है हमारा कि जहाँ पर हम इन सब चीजों की ट्रेनिंग दे सकते हैं। पिरूल से जो आकृतियां बनेंगी, पिरूल से जो चीजें बनेंगी, अगर वो हिंदुस्तान से ये उत्तराखंड से बाहर अगर जाती हैं, उत्तराखंड से उसे बाहर लेके जाइए तो आदमी हाथ रखते ही उसमें देखते ही उसमें हाथ रखेगा। उससे एक चीज बन सकती हैं, उससे मुखौटे बन सकते हैं, उससे वॉल हैंगिंग बन सकती हैं, उससे बैग्स बन सकते हैं। सवाल ये है कि सोच, आदमी की सोच किस तरह जाती है, आदमी क्या कर सकता है। छोटी एक मट्टी से क्या कहते हैं आदमी काम कर सकता है, कुछ भी। अगर आदमी के अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, अगर पैसा कमाने की लालसा है कि मैं ये काम करके पैसा कमाऊंगा, लखपति करोड़पति में मेरे पास धन दौलत है, तो वो उस काम को कभी नहीं कर पाएगा। और काम करने के बाद पैसा अपने आप आता है, तो पैसे के पीछे भागने की जरूरत क्या है। अगर मैंने फर्ज कीजिए मैंने एक संख बनाई, आपको दिखाई, आपको पसंद आया कि 500 रुपये 1000 रुपये में आपने खरीद ली, मेरे पास पैसा आया, मैंने तो कुछ मैं तो अपना काम किया था, आपको पसंद आ गया, आप ले गए। तो काम करो ना, पैसा तो क्या कहते हैं आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं कहता हूँ आपकी आजीविका का स्रोत भी इस वक्त यही है, कोई और? मेरी आजीविका का स्रोत मेरी एक छोटी सी मात्र दुकान है, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना गेस्ट आइटम्स वगैरह थोड़ा ये सामान रखता हूँ, उसी से मैं अपना। तो इससे आपकी आर्थिकी कितना चल पाती है? इसको मैंने अभी आर्थिक रूप से लेने के लिए किया ही नहीं अभी। अच्छा, मैं अभी इसको एक ऐसे उस मुकाम पर ले जाकर के इसको सेल करना चाहता हूँ कि जहाँ पर से कुछ उपलब्धि हासिल हो। एक पीस बेचने के बाद अगर 1000 रुपये 500 रुपये मिल गए तो वो तो कोई काम का नहीं मेरे। एक ऐसी जगह पर जाकर के ये सामान को ले जाकर के करना ताकि लोग मेरी कला को देखें, लोग उस कला को समझें। जब तक लोग उस कला को समझ करके उसका नहीं है तो तब तक उस कला को डिस्टर्ब करना उचित नहीं लगता मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा उद्देश्य तो आप सोच रहे हैं कि अभी जो है 75 आकृतियां का एग्जीबिशन लगाकर आप इसका एक तरह से इनॉग्रेशन करें और सरकार इसके लिए आपको सहयोग करे, जिला प्रशासन आपको सहयोग करे, कोई जगह आपको मुहैया हो जहाँ पर आप इस एग्जीबिशन को लगा सकें। हाँ, अब ये अगर हो जाए तो करके बहुत ज्यादा मुझे सहयोग सपोर्ट मिल जाएगा और लोगों में प्रचार भी होगा। दूसरा मैं तो ये चाहता हूँ कि सिर्फ बगेड़ ही नहीं, बगेड़ तो मेरा प्रिय है, मैं बगेड़ पर काम करता हूँ। क्या करते हैं आप? पेपर मैसी पे काम होता है। पेपर मैसी, आपके पास अखबार, आप अखबार लगाते हैं, रद्दी करते हैं,
जब 10 रुपये किलो में क्या कहते हैं 10 अखबार बेच देते हैं। उन्होंने कहा 10 किलो अखबार, उसने कहा 10 रुपये किलो में 100 रुपये, आज तो 100 रुपये मिल गए, चलो कुछ ले आते हैं। उसी अखबार से 2000 रुपये की आकृति बनाई जा सकती है। अगर उस अखबार को वहाँ पर आपके वो आकृति को बना के आपके सामने रख दीजिए, आप इसे अखबार लेकर के आप इसे अखबार बना के जिस समय वो फिनिश होकर आपके सामने आएगी, आप उसको 3000 रुपये देने को तैयार हो जाएंगी। क्या बात है। तो आप खुद करते हैं इसे? मैं बनाता हूँ। मैंने तो आपने सीखा कहीं से या खुद ही आपने अपना दिमाग लगाया? मैंने बताया था ना, पिताजी ने मेरे को कहते हैं शुरू से क्या कहते हैं जो चीज टिप्स सिखाई थी उन्हीं को क्या कहते हैं आगे बढ़ाता चले जा रहा हूँ। उसी में अब थोड़ा सा परिपक्व हो गया हूँ तो थोड़ा सा उसमें ऐड करते चले जाऊँ, अलग अलग विधा उसमें चीज अलग कर दे रहा हूँ जी। इसके अलावा जैसे राखी घर में बनाने का मामला हो या इस तरह के काम भी आप? हाँ, इसमें अच्छा हमारे स्कूल में मैं कहना चाहूँगा अपने स्कूल के टीचर्स वगैरह से या स्कूल के अगर कोई लोग सुन रहे हैं तो आप स्कूल में बना के बच्चों से मंगा के राखी मंगाते हैं। एक राखी बनाने के सिखाने के लिए उससे रॉ मटेरियल मंगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मेरी दुकान से खुद बच्चे क्या करते हैं राखी लेकर के जाते हैं, उसको हमने बनाया करके दिखाते हैं। जो हैंडमेड होती है? हाँ, जो हमारे हाथ की बनी हुई जो मैं दुकान में राखी बेचता हूँ तो जिसमें बच्चे आते हैं उसमें राखी मेरे से एक राखी खरीद के लेते हैं। एक राखी खरीदने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को स्कूल में दिखाया, स्कूल में मंगा राखी कहते हैं। अब वो हमने बनाई, आपने तो सब किया ना, आप बच्चों से फीस लेते हैं, आप रॉ मटेरियल मंगाइए, आप बच्चों को सिखाने के लिए एक ट्रेन व्यक्ति को रख दीजिए जो बच्चों को राखी से 2 महीने पहले एक पीरियड में राखी बनाना सिखाएगा, और उसी राखियों को आप अपने यहाँ पर एक स्टॉल लगा करके आप सेल कीजिए। आप उसके बाद देखिए कि आप ही बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों से राखी भी कोई बच्चों को ही क्या कहते हैं करिए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों को एक राह मिलेगी, बच्चों की एक खिड़की एक अलग तरह की। और आजकल तो स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, आर्ट एंड क्राफ्ट को काफी बढ़ावा दे रहे हैं, और उसको क्या कहते हैं ओपन कर दीजिए, देखिए राखी कैसी होती है, 2 घंटे के बाद राखी की डिमांड आ जाएगी, आप दे नहीं पाएंगे। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि अगर कोई स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल्स इस प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं तो वो जीवन चंद जोशी जी की मदद ले सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। आप तमाम सारी वर्कशॉप जो है बच्चों के लिए लगा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अगर मेरे को इस तरह की कभी कोई वर्कशॉप मिलती है करने को, मैं 100% कहता तैयार हूँ, क्योंकि नई पीढ़ी तक ये तमाम सारी कलाएं पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं यही चाहता हूँ क्योंकि आने वाले, अब आपके सामने एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, इसको थोड़े से उसमें लीजिए। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी उसमें रहते हैं, तो उसमें आए दिन किसी न किसी का बर्थडे होता रहता है। अब आपका बर्थडे, आप किसी का बर्थडे, किसी के लिए आप 500 का गिफ्ट लेके जाते हैं, किसी के लिए 200 का, किसी के लिए 100 का। आप बाजार जाते, मार्केट जाकर बच्चों को भेजते हैं, आप उसके लिए फला चीज लिया, फला चीज लिया, फला चीज लिया। 100 रुपये का गिफ्ट जिस आदमी को आप दोगे वो तो पहचान जाएगा कि 100 से 150 रुपये का गिफ्ट है। 500 रुपये का गिफ्ट आप जिसको दोगे वो भी पहचान जाएगा ये 500 रुपये का गिफ्ट है। तो मैं जो कला आपको सिखा रहा हूँ, अब उस कला से 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ करके बनाइए ना, आपको कहते हैं 1000 रुपये की कीमत अगर नहीं रहेगा, आपकी जैसे 50 रुपये जाएंगे और 1000 रुपये की कीमत का गिफ्ट बनेगा। क्या बात है। मेरे ही एक भाई हैं, कलाकार हैं, जो जिनको मैंने इसमें कोच किया हुआ अपनी बुक में, धीरेन्द्र पांडे जी, वो भी अब चीड़ के उसमें काम कर रहे हैं, काम शुरू कर। वो इस समय जयपुर में हैं। अच्छा, वो यहाँ आते हैं। अच्छा, पहाड़ आते हैं, अल्मोड़े में उनका घर है, अल्मोड़े में रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर जाकर वहाँ जाकर बनाते हैं और नया आकृति बनाते हैं। उनका उद्देश्य ये है, कहीं भी अगर कोई शादी होती है या कोई ऐसा फंक्शन होता है, वो बाजार से गिफ्ट करके कभी नहीं देते। अच्छा, वो अपने हाथ का बनाया हुआ देते हैं। मेरे सामने की बात है कि एक गिफ्ट उन्होंने एक मित्र को ऐसा दिया था जो कि अमेरिका से इंडिया शादी करने आया हुआ था। अच्छा, उसका परिवार इंडिया रहता है। अच्छा, तो जब वो शादी के बाद वापस अमेरिका गया तो सिर्फ 2 चीज लेकर के गया वो, एक अपनी बीवी को, एक उसके बनाए हुए क्या कहते हैं गिफ्ट को। कहने लगा ये चीज मैं वहाँ ले गया, ये तो वहाँ कोई पूछता नहीं, इसको पूछेगा तो उतना नहीं लगा। तो आप उस चीज की वैल्यू को समझिए ना, बिल्कुल, कि आप उसकी हाथ की बनाई हुई, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी बड़ी निश्चिंत होकर दीजिए, आप हाथ की बनी हुई चीज है, खुला करके दीजिए, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, उसका नाम लिख दीजिए। बर्थडे का ही अपना गिफ्ट देना, हैप्पी बर्थडे करके उसका नाम लिख करके इसी बकेट से उगर करके अगर आप उसे दे दीजिए तो उसके पास सालों रहेगा वो। बिल्कुल, और वो भी ड्राइंग रूम में सजा, ड्राइंग रूम में रहेगा। नहीं तो आपने कार्ड दिया, कार्ड तो फाड़ के कूड़े में गया, दूसरे दिन उठा करके। तो जोशी जी बहुत सारे काम आप करते हैं और आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी तक ये काम तमाम ट्रांसफर हों और सरकार इसमें सहयोग करे।
अच्छा, बगीट में काम करना कितना आसान है, कितना कठिन है, थोड़ा इस पर अगर आप बताना चाहें कि किस तरह की मशीनें यूज होती हैं, कितनी यूज होती हैं और कैसे आप करते हैं, जरा अपना भी प्रोसेस बताइए कि बगीट तो है, पहाड़ों में चीड़ है, यहाँ तो है नहीं, तो कैसे आप वहाँ से मंगाते हैं, कितनी लागत आपकी आ जाती है, कैसे कैसे आप इस पर काम कर रहे हैं? मैंने हमेशा एक इतना बनाया कि चेन वे में काम कर, मैं रोजगार देना चाहता हूँ लोगों को। मैं अपना ये काम कर रहा हूँ तो उसके पीछे मैं 5 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, 4 लोगों को 5 लोगों को रोजगार देता हूँ। जो लड़का मेरे लिए जंगल से बगेट खरीद के लाता है उसको पेमेंट करता हूँ। जो लड़का कहता है उसको दुकान तक पहुँचाता है या स्टोर तक बस अड्डे तक पहुँचाता है उसको पैसा देता हूँ। जो बस में लाता है उसको पैसा देता हूँ। उसके बाद यहाँ लाने के बाद उसकी सफाई करा अपने सामने कारीगरों को, जो मेरे साथ काम करते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं जो बच्चे, उन लोगों से उनको सफाई करवाता हूँ। और उस मजे की बात, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको पेमेंट करता हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? और ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और अभी उन लोगों को उसका पेमेंट भी दे रहा हूँ, जितना वो काम कर रहा है उसका पेमेंट भी दे रहा हूँ। क्या बात है। फिर जब आपके हाथ में वो बगेट आता है तो फिर आप उसके बाद फिर उसको क्या सोचते हैं कि क्या बनाऊं? साइज के हिसाब से सोचते होंगे कि छोटा साइज है? वो तो छोटा साइज का, वो तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने कभी कभी दिमाग में ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो बनाते बनाते दिमाग में अगर कोई इमेज आ जाती है, कुछ कोई पॉइंट्स है, कोई टॉपिक याद आ जाता है तो उस चीज़ को रखने के बाद तुरंत उसको उस चीज़ में अप्लाई कर लेता हूँ। छोटे बगेट होते हैं उनको जोड़ करके कर लेता हूँ, बड़े बगेट होते हैं उनको कटिंग करना या ये करना, फिर उनको सफाई करना जी। और उसके लिए औजारों की ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है। 4-5 एक तरह की छोटी छोटी छेनियाँ चाहिए होती हैं जी। एक आरी चाहिए होती है, एक रेगमाल चाहिए होता है, 2-3 तरह के रेगमाल चाहिए होते हैं, फेविकॉल चाहिए। अच्छा, रेगमाल घिसने के लिए बस अलग अलग साइज के छोटे चीज। आप अगर सफर में भी जा रहे हैं ना, अगर आपका अपना बगेट का टुकड़ा बैठा है, अगर आप अपनी बस में अपनी कार में जा रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें गए वो कुछ मत देखिए, बस आप उसके अंदर बैठ करके उसका रख दीजिए, यहाँ से आपका दिल्ली पहुँचने तक एक आइटम तैयार हो जाएगा। कोई चीज़ कोई ना कोई चीज़ आप बना लेंगे। और एक गारंटी मेरी अपनी है, कोई भी सीखने वाला, जैसे फर्स्ट चीज़ आप ही हैं, आपको थोड़ा सा टेस्ट में देख रहा हूँ कि इन चीज़ों की ओर को है, आप आधे घंटे बैठिए मेरे साथ, आधे घंटे जैसे मैं कहता हूँ काम करिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने दिन में ट्रेंड कर दूंगा। अच्छा। और गारंटी रहेगी कहते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर मैं हर आदमी का क्या कहते हैं टेस्ट चेंज कर दूंगा, आप भी बनाने को तैयार हो जाएंगी। मेरी महिलाएं समूह की, जो मेरे साथ महिलाएं जो मेरे जूट बैग का काम कर रही हैं, मैं जूट बैग का काम कर रहा हूँ, महिलाओं को दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, जूट ला के दे रहा हूँ, उनसे बैग बनवाता हूँ। तो उन लोगों को काम पसंद आ गया और वो मेरे पीछे हैं कि हमको ये वाला काम सिखाइए। अच्छा, महिलाएं भी काम करने को इंटरेस्टेड हैं। अगर आप उस चीज़ को देखेंगे, उस काम को करने का तरीका देखेंगे, कुछ नहीं, आप सिंपल एक जगह पर बैठ कर अपने कमरे के अंदर बैठ कर अपने चाय पे कहीं पर भी, बस थोड़ा सा उसको उसके लिए ड्रेस जरूर अलग होती है। अच्छा, किसकी ड्रेस? काम करते समय ड्रेस थोड़ी अलग होती है। अच्छा। ताकि उसके इसकी जो डस्ट वगैरह आती है ये कपड़ों को थोड़ा गंदा कर देती है, बैठ जाती है तो फिर कलर उसका कलर दाग दे देता है। तो इसलिए क्या कहते हैं उसको इतना ही आपने करना है। बाकी आप कहीं पर भी बैठ करके आप इसको बना सकते हैं, छोटे छोटे पीस आप अपने जेब में रख लीजिए। गढ़ना थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये हल्का होता है, तो इस पर आसानी से कुछ भी लिखा जा सकता है। हालांकि उसको शेप देना कठिन होता होगा। शेप देना भी ऐसा कोई ऐसा कठिन नहीं होता, पर अगर आदमी थोड़ा दिमाग से सोचे और थोड़ा ध्यान से सोचे तो शेप देना कोई ऐसा कठिन नहीं होता। जी जी, तो बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि इसको फैले ये तमाम सारे हमारे बच्चों तक, नई पीढ़ियों तक, और सरकार इसको मोटिवेट करे, इस दिशा में कुछ आगे बढ़े। पिरुल प्लांट अभी सरकार लगा चुकी है, तो अगला कदम इसके कलाकृतियों पर ही हो, ऐसा कुछ हम कोशिश करेंगे कि ये बातचीत वहाँ तक पहुँच पाए। तो कोई मैसेज हो जीवन चंद जी, आपका बचपन आपने इतने कष्टों से गुजारा है, क्या आपका संदेश होगा तमाम सारे लोगों के लिए? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो मेरे को गवर्नमेंट के ऊपर ने दिया पोलियो के जो प्रॉब्लम है, मैं इसे बीमारी नहीं मानता या इसे रुकावट नहीं मानता, मैं इसे गॉड गिफ्ट मानता हूँ। मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मैं शहर, किसी भी शहर में, किसी भी गली में अगर 1 बार या 2 बार मैं निकल जाऊँ तो मुझे पहचानने वाला व्यक्ति उस गली में दोबारा अगर मैं चले जाऊँगा तो मुझे क्या कहते हैं तुरंत पहचानेगा। दिल्ली, मैं अपनी दुकान के लिए सामान लेने दिल्ली सदर मार्केट में जाता हूँ तो दिल्ली की गलियों के अंदर से मुझे तब अच्छा लगता है जब दुकानदार ये कह के चिल्लाता है कि हल्द्वानी वाले भाई साहब पहले हमारी दुकान में आइए। क्या बात है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाऊंगा। दुकानदार हाथ हिला के कहता है कि दिल्ली वाले भाई साहब पहले हमारी दुकान में आइए। क्या बात है। हल्द्वानी वाले भाई साहब पहले हमारी दुकान में आइए। तो एक पहचान है। बिल्कुल,
सबसे हट करके अलग पहचान है। आप हटकर तो हैं फिजिकली, लेकिन आपने काम भी ऐसे किए हैं कि वो मिसाल हैं। तो उसको अगर मैं लेकर चलूंगा कि ये प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक मानसिक ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए। है तो है, उसको गढ़ के उसको ले करके उसको सोच करके तो वो ठीक नहीं होनी है। जब ठीक ही नहीं हुई तो उसके बारे में सोचना क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ अगर हो रही तो थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपने योग के तमाम सारे आसन बनाए हैं बगेट से, बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। अगर हम कहें तो कौन कौन से आसन ये हैं? इसमें सूर्य आसन है, पवन मुक्त आसन है और मयूर आसन है। और खड़ाऊ आपने बनाई है? ये रामचरण पादुकाएं करके बनाई हुई है। ये अभी पूरी तरह से इसको मैं वो नहीं कर पाया हूँ। जब ये पूर्ण रूप से बन जाएंगी तो क्या कहते हैं, वो करके दिमाग में आया था, तो यही सोच के आया था मंदिर बन रहा है। आपने बनाया है, मंदिर आप बनाते हैं बगेट से। और आज़ादी की 75 साल को आपने बड़े सुंदर तरीके से बगेट के एक बोर्ड में सजा रखा है। तो अगर हम तस्वीरें दिखा सकते हैं उस तरह से वीडियो, तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां हैं। और आप इतना दूर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कटघरिया में इस वक्त आप रहते हैं, वहाँ पर आपकी दुकान है और ये सब आप काम वहाँ पर कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप तक कुछ सहायता भी पहुंचे और इस काम की सराहना भी दूर दूर तक आपकी पहुंचे, लोग जाने। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों तक हम आपको पहुंचा पाएं। ऐसे लोगों बहुत तक बहुत धन्यवाद आपका जी। आप लोगों ने मुझे स्थान दिया और मेरी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने में सहयोग किए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये जीवन चंद जोशी जी का ये काम, ये अनूठा काम अगर आपको पसंद आया हो, ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रेडियो केवल हल्द्वानी शहर तक ही सुना जा सकता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर दूर दराज पहाड़ों में आप बैठे हैं या देश के किसी भी हिस्से में हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।